स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन देसी कक्षा। आई होप आप सारे लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग विद्युत करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस यानी कि विद्युत धारा और प्रतिरोध की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज कुछ और बातें करते हैं। ठीक, आप ये जान लीजिए कि ये जो कुछ भी आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है ना, अभी अभी आपकी एंट्री ये मान के चलिए कि इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड में, ठीक है ना, या इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में आपकी एंट्री अभी नई हुई है। अब आज के बाद आप आगे चल के चाहे 12th क्लास में जाओगे या 12th क्लास के बाद हायर एजुकेशन के लिए चाहे बीटेक बीएससी करोगे, है ना, तो हर जगह पे आपको ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ने ही पड़ेंगे। अगर आप बीटेक करोगे तब भी आपको फर्स्ट ईयर में, भले ही आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच लिए हो, भले आप मेटलर्जी ब्रांच क्यों ना लिए हो, ठीक है ना, भले ही आप पीआई ब्रांच के क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपको फर्स्ट ईयर में, ठीक है ना, फिर भी आपको फर्स्ट ईयर में ये सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना ही पड़ेगा। आप अगर बीएससी करते हो फिर भी आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो इसलिए अगर आज आप इन सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रख लेते हैं तो आगे चल के इन्हीं सारी चीजों का इम्प्लीमेंटेशन होगा और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं सबसे पहले, और वो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट का। ठीक, इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं, तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन अपन देख लेते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या कहती है। ठीक, अ कंटिन्यूअस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर्स, okay, and other resistances like lamps etc between the terminals of a battery along which an electric current flows is called an electric current। ठीक, तो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए एक क्लोज परिपथ की जरूरत होती है, एक क्लोज मार्ग की जरूरत होती है। उसी क्लोज मार्ग को क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। हिंदी में कह सकते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को ही विद्युत परिपथ कहते हैं। ओके, अब देखिए अगर इसको समझना है तो जैसे ये बैटरी है अपनी, ठीक, ये अपनी बैटरी है और बैटरी से ये लगा हुआ है वायर, और वायर के बाद ये एक लोड, इसको आप लोड कह सकते हो, या अभी यहाँ पे एल यानी कि बल्ब लगा हुआ है तो इसको आप कोई भी लोड कह सकते हो, यहाँ पे कुछ भी लगा होगा, और उसके बाद ये कंडक्टिंग वायर आके वापस इस बैटरी में लग जाता है और एक क्लोज पाथ, ठीक है ना, एक क्लोज पाथ यानी कि एक बंद मार्ग बना लेता है। इसी को अपन कहते हैं विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, जेई मेन वगैरह में तो शायद एक आध बार पूछा गया है, नहीं तो क्या करते हैं ना, बीच में यहाँ पे एक स्विच लगा देंगे, यहाँ पे एक स्विच लगा देंगे, ऐसे स्विच लगा दिए, तो ये जो स्विच का निशान है ये दिखा रहा है क्लोज स्विच। लेकिन यहीं पर क्या होता है ना, यहीं पर क्या होता है कि इस बीच के पॉइंट को हटा देते हैं और केवल ऐसे बना देते हैं। तो आप हमें ये बताओ कि क्या अब ये एक क्लोज पाथ है? नहीं, अब एक क्लोज पाथ नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या हुआ ना, यहां पर ये ऑफ हो गया है, यहां पर ये ऑफ हो गया है, अब ये क्लोज पाथ नहीं है। इसलिए विद्युत, अगर आपको विद्युत परिपथ कहना है या इलेक्ट्रिक सर्किट कहना, उसके लिए सबसे जरूरी बात ये होती है कि आपका ये पाथ जो होना चाहिए दैट शुड बी क्लोज, वो कहीं से भी ओपन ना हो। अब देखो, अब चूंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में एंट्री कर चुके हैं, ठीक है ना, तो अब जैसे ये एक सर्किट हमने बनाया, इस सर्किट में हमने बल्ब को ऐसे बनाया, ठीक है ना, यहाँ स्विच को ऐसे बनाया, बैटरी को ऐसे बनाया, तो इस तरीके के कम से कम 10 से 15 ऐसे सिंबल्स हैं जिनको हमें जानना चाहिए, ठीक है, जिनको हमें जानना चाहिए, और उस सिंबल को अब हम लोग सीखेंगे कि आगे चल के कहीं भी हमें सर्किट बनानी हुई तो हम रजिस्टर को कैसे दिखाएंगे, एक अमीटर को कैसे दिखाएंगे, एक बैटरी को कैसे दिखाएंगे, एक रेजिस्टेंस को कैसे दिखाएंगे, या हमें जो है अगर हमें इंडक्टर, कैपेसिटर, इन सारी चीजों को, इन सारे एलिमेंट्स को अगर दिखाना हुआ तो हम कैसे दिखाएंगे। आइए चलते हैं हम लोग वो सारी चीज अब देखते हैं। टॉपिक हम लोग सीखते हैं विद्युत परिपथ आरेख। विद्युत परिपथ आरेख या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। ओके, जैसे मान लो अपना घर होता है, ठीक, तो घर में क्या होते हैं, बहुत सारे वायर्स लगे होते हैं, ठीक, कहीं कहीं पर छोटे छोटे अप्लायंसेस लगे होते हैं, उसमें छोटे छोटे रजिस्टर लगे होते हैं, ठीक है ना, उसमें कहीं बल्ब लगा होता है, कहीं पे अमीटर लगा होता है, कहीं पे वोल्ट मीटर लगा होता है। तो ये सारी चीजें जब अपन फिजिक्स में, है ना, जब अपन फिजिक्स में इलेक्ट्रिक सर्किट एंड रेजिस्टेंस में जब अपन इसको पढ़ने लगते हैं तो सारी चीजें फिजिकली उसको बनाना जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। तो उन सारी चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही अपना जो होता है वो विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला जो है वो हमारा है विद्युत सेल है, ठीक।
सबसे पहला क्या है, सेल है। सेल को क्या करते हैं कि एक पॉजिटिव, एक बड़ा और एक छोटा, ठीक है ना, टर्मिनल बना के एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल से इसे शो करते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। अच्छा, उसके बाद बैटरी होता है। कभी भी सेल अगर होगा तो वो सिंगल, ठीक है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल ही होगा उसमें। लेकिन जब बैटरी की बात आती है तो बैटरी के लिए कहा जाता है कि बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्या, एक बार मेरे साथ, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी कि कम से कम दो या इससे ज्यादा जब सेल्स लग जाती है तो उसे क्या कहते हैं अपन, उसे अपन बैटरी कहते हैं। ओके, तो देखो बैटरी में क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, फिर एक छोटा सा है, फिर एक, है ना, फिर एक, तो ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है, पहला दिखा रहा है कि ये एक पहली सेल थी, ये दूसरी सेल थी, ऐसे ऐसे दो सेल्स मिल करके एक बैटरी बनाई है। ओके, जरूरी नहीं है कि इसमें केवल दो ही हो, जितनी नंबर ऑफ बैटरीज होंगी, जितनी नंबर ऑफ सेल्स होंगी, वो सारी सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाएंगी, बैटरी बनाएंगी। ओके, अब देखो सेल हो या बैटरी हो, इसका काम तो जानते ही हो कि ये सारी चीजें क्या, इलेक्ट्रिक सोर्स के रूप में, ना, इलेक्ट्रिक सोर्स के फॉर्म में ये हम यूज करते हैं। उसके बाद एक, अगर तुम्हें कनेक्टिंग वायर दिखाना हुआ तो कनेक्टिंग वायर सीधा सा एक लाइन होगी, वो कनेक्टिंग वायर होगी। अब वायर विद ज्वाइंट, अगर हमें ज्वाइंट दिखाना है तो यहाँ पे एक डॉट रखना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, एक बात याद रखना कि कभी भी हम एक वायर ऐसे ले गए और एक वायर से उसे कनेक्ट करना हुआ तो हमें उसमें एक पॉइंट रख के उस कनेक्शन को दिखाना पड़ेगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट, वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्ट। अब सोचो कि अगर तुम्हें अगर जरा सा सोचो कि अगर एक वायर ऐसे गया है, ठीक, और दूसरा वायर तुम्हें लाके लेकिन बिना कनेक्ट किए, तो इसको क्या करो, ऐसे जंप करा दो, ठीक है ना। अगर हमें कनेक्ट कराना होता तो अपन यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे एक डॉट रख देते जिससे कनेक्ट हो जाता, ठीक है ना। वो सोल्डरिंग होती है ना, उस सोल्डरिंग को दिखाता है, ये डॉट जो होता है वो सोल्डरिंग को दिखाता है कि यहाँ पे ये सोल्ड हुआ है, लेकिन यहाँ पे सोल्ड नहीं हुआ। ओके, तो ये जंप, ये इसको जंपिंग वायर बोल सकती हो या वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्ट। ओके, फिक्स्ड रेजिस्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस होता है, अभी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस वगैरह क्या होते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है उसको आप अभी से जान लो कि सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, फिर जिगजैग लाइन, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन, तो इसको अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि उसमें एक नॉब होती है, उस नॉब को हम लोग एडजस्ट करते हैं। सपोज करो यहाँ पे कुछ ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ ओम रेजिस्टेंस है, तो ये क्या होता है, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की एक रॉड होती है ना, जिसपे एक नॉब लगी होती है। इसी नॉब को हम आगे पीछे करते हैं तो हमें भिन्न या यूं कह लो डिफरेंट रजिस्टर की वैल्यू मिलती जाती है, तो इसीलिए इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम भी जान लो कि इसका काम क्या होता है, या रेजिस्टेंस का काम, रजिस्टर का काम क्या होता है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल लेकिन अभी से जान लो कि ये फ्लो ऑफ करंट को रजिस्ट करता है, रोकता है। ओके, वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम ये होता है कि ये हमें एक ही परिपथ में ढेर सारे रेजिस्टेंस ना लगा के, अगर एक ही वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाए, उसकी नॉब को एडजस्ट करें, तो हमें डिफरेंट रजिस्टर की वैल्यू एक ही प्लेस पे मिल जाएगी। ओके, अमीटर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन, फिर एक को एक सर्कल में डाल करके फिर स्ट्रेट लाइन होता है अमीटर। भैया ये अमीटर क्या होता है, अमीटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के मेजरमेंट के लिए यूज करा जाता है। ठीक, जैसे मान लो कि अपने घर में कहीं भी इलेक्ट्रिक सर्किट लगी हुई है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट पूरे घर में दौड़ी होती है, अगर उसमें कहीं भी हमें वायर्स के बीच में कहीं भी ये देखना होगा कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, देन वी विल यूज द अमीटर डिवाइस। ओके, अमीटर डिवाइस करंट को मेजर करने के लिए मतलब के लिए यूज किया जाता है। इसको एक बात और याद रखना अभी से ही कि जो अमीटर होता है, अमीटर को जब कभी भी हम लोग, है ना, किसी भी सर्किट में लगाते हैं तो उसे हमेशा सीरीज में लगाते हैं। ओके, उसे हमेशा सीरीज में लगाते हैं। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमें परिपथ के दो पॉइंट्स के बीच में विभवांतर कह लो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, विभवांतर या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए वोल्ट मीटर यूज किया जाता है। और इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज स्ट्रेट लाइन, फिर सर्कल में वी और उसके बाद फिर स्ट्रेट लाइन। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये एक मैकेनिकल डिवाइस कह सकते हैं, ठीक है ना। ये जो कांटा ऐसे होता नहीं है, ये वो मैकेनिकल डिवाइस इलेक्ट्रिकल में, लेकिन ये मैकेनिकल बेस्ड डिवाइस होती है। ये मिनिमम से मिनिमम करंट को मेजर करने के लिए वो, है ना, गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है। सपोज करो कि बहुत कम अमाउंट में अगर कहीं पे करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टिंग पाथ के बीच में, तो वहां पे हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं कि करंट जा रहा है कि नहीं। अभी इसके पहले देखो एक सर्किट अपन बनाए थे, तो उसमें ओपन स्विच होती है, तो यहाँ पे ला के ये देखो
इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओपन सर्किट, ओपन स्विच। ओके, इसके बीच में देखो ये इधर है लेकिन किसी तरीके का कनेक्शन नहीं है, चूंकि यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, नो कनेक्शन आर, है ना, एट ऑल, दैट्स व्हाई वी से इट व्हाट, ओपन सर्किट। उसके बाद क्लोज सर्किट आती है। क्लोज सर्किट में क्या होता है, ये दोनों देखो टर्मिनल्स जो है, ये देखो डॉट से मिले हुए हैं, ठीक है ना, ये चूंकि डॉट से मिले हुए हैं इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्लोज स्विच, क्लोज स्विच। और इसमें देखो ये डॉट लगा हुआ है, ठीक है ना, ये राउंड हाफ है ना, एक छोटा सा ब्रैकेट लगा हुआ, छोटा सा ब्रैकेट टाइप का लगा और बीच में एक डॉट लगा, ये डॉट रिप्रेजेंट करता है ये दोनों कनेक्ट है। अब देखो ये सारी चीजें तो अपन जान गए, ठीक है ना। हाँ, एक बल्ब होता है ना, बल्ब का भी सिंबल देख लो, 13 नंबर डाल के, यहाँ पे 13 डालो, है ना, यहाँ पे 13 डालो और 13 में तुम डालो बल्ब, 13 में बल्ब। बल्ब जो होता है वो एक ऐसे स्ट्रेट लाइन जाता है, उसके बाद यहाँ पे एक कनेक्ट दिखाया जाता है, उसके बाद यू, इसके पहले वाली सर्किट में अपन बल्ब बनाए थे। और ये होता है नॉन ग्लोइंग बल्ब, यानी कि बल्ब जल नहीं रहा, लेकिन अगर बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी है, अगर वो ग्लो करने लगा तो ये ग्लो करने लगा, ठीक। तो इस तरह की चीजें जो है वो हम लोग विद्युत परिपथ आरेख या यूं कह लो कि इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, अब देखो, अब हम लोग 3-4 ऐसे भी कुछ और एडवांस लेवल के, ठीक है ना, थोड़ा सा एडवांस लेवल के सिंबल्स जानेंगे, जिसको हमारे 10th लेवल पे हमारी बुक्स में नहीं दिखाया जाता है। लेकिन आप लोग देखो, हम ये केवल तुम्हें स्टडी, ये केवल 10th क्लास बेसिस पे नहीं पढ़ा रहे हैं, हम तुम लोगों को कुछ अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। जैसे अभी हम तुम्हें एक बुक दिखाएं, ये बुक है IIT फाउंडेशन एक्सप्लोरर 10th क्लास की, ठीक है ना। तो ये इस बुक को बेस बना के हम तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं कि कल को अगर तुम्हें किसी भी ओलंपियाड में बैठना हो फिजिक्स को लेके, ठीक है, 10th लेवल पे, तो आप बहुत ही आसानी से बैठ सकते हो। और हम लोगों का जो पढ़ने का वो होगा ना, क्या कहते हैं, पढ़ने का जो तरीका होगा ऐसे होगा कि सबसे पहले अपन थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद लास्ट का सेशन जितनी भी थ्योरीज किए रहेंगे 1 by 1 करके सबके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो वो जो 3-4 सिंबल्स की अपन ने एडवांस लेवल की बात की, उसको जरा सा देख लेते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो कौन कौन से सिंबल्स हैं। ओके, तो उसमें सबसे पहले ये आता है कि जैसे किसी भी सर्किट में आगे चल के आप देखोगे तो एक इस तरीके का सिंबल दिखेगा, ठीक है ना। इसमें 2 पैरेलल लाइंस होती हैं, 2 पैरेलल लाइंस होती हैं, इनको बोलते हैं भैया कैपेसिटर। क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। इसको कैपेसिटर बोलते हैं भैया। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, ये चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होता है, ठीक है ना। क्या होता है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होता है। तो ये हो गया तुम्हारा 14 नंबर। एक चीज और जान लो कि अगर इस तरीके का कहीं भी तुम्हें है ना सिंबल दिखे, इस तरीके का कहीं भी सिंबल दिखे, तो इसको कह देना डायोड। इसको क्या बोल देना, डायोड बोल देना, ठीक है ना। इसका टर्मिनल ए है, इसका टर्मिनल बी है, इधर एनोड होता है, इधर कैथोड होता है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये निगेटिव टर्मिनल होता है। ओके, ऐसे ही कैपेसिटर हो गया, एक डायोड हो गया, और एक 16 नंबर पे आप जान लो ऐसे करके, फिर ऐसे 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 ऐसे, ये होता है, ये इसका टर्मिनल ए है, ये इसका टर्मिनल बी है, इसको बोलते हैं इंडक्टर। ये सब चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होती हैं, इंडक्टर। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा कैपेसिटर, 2 पैरेलल लाइंस, ये हो गया डायोड, ये हो गया इंडक्टर। ओके, अब एक और देख लो लगे हाथ। अभी से सारी चीजें जाने रहोगे ना तो तुम लोगों को आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो कभी क्या होगा कि इस तरीके का कुछ देख के 2 डंडा, अरे भैया ये तो हम देखे ही नहीं, और तुम उसको बैटरी मान के ट्रीट कर लोगे, ठीक है, उसको तुम बैटरी मान के ट्रीट कर लोगे। इसीलिए इसको अभी से ही जान लो कि इसको कैपेसिटर बोलते हैं, इसको डायोड बोलते हैं और इसको इंडक्टर बोलते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट 17 नंबर पे तुम जान लो, 17 नंबर पे जान लो कि अगर इस तरीके का सिंबल बना है, ठीक है, अगर इस तरीके का सिंबल बना है, ठीक, तो ये सिंबल तुम्हारा, इसको भी तुम बैटरी कह सकते हो या इसको तुम कोई भी सोर्स बोल सकते हो, वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना। इसको वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना, इसको भी तुम वोल्टेज सोर्स कह सकते हो। ये तुम्हारा वोल्टेज सोर्स है। अगर करंट सोर्स कहीं भी दिखाना हुआ तो करंट सोर्स में कुछ नहीं, बस एक ऐसी एक लाइन दिखाते हैं बस, ठीक है ना, एक लाइन दिखाते हैं बस, और ये करंट सोर्स होता है। क्या होता है ये होता है करंट सोर्स,
ठीक है ना, ये होता है करंट सोर्स। ये वोल्टेज सोर्स याद रखना कि एक सर्कल में पॉजिटिव और निगेटिव होगा, और करंट सोर्स में केवल डायरेक्शन बनी होगी, केवल एक डायरेक्शन एरो बनी होगी, चाहे वो अपवर्ड होगा तो अपवर्ड दिखाएगा कि करंट जो है नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। अगर ये डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी तो ये समझ लेना कि ये करंट जो है ऊपर से नीचे की तरफ बह रहा है। ओके, अच्छा, और एक आध दो सिंबल्स और तुम्हें बता देते हैं, लग गया ये 18 हो गया ना। अब ये समझ लो कि तुम लोग पॉजिटिव पॉइंट में जा रहे हो, कि तुम लोगों को और ढेर सारे नॉलेज होते जा रहे हैं। देख लो, एक और देख लो, 19 नंबर्स पे देख लो। 19 नंबर्स पे एक चीज और जान लो कि अगर इस तरीके का कोई सिंबल तुम्हें दिखा, अगर इस तरीके का कोई सिंबल दिखा, तो ये जो ईंटे के निशान जैसी स्ट्रक्चर होती है ना, ये जो ईंटे के जैसी समान स्ट्रक्चर होती है, ये डिपेंडेंट सोर्स को दिखाता है। क्या दिखाता है? ये डिपेंडेंट सोर्स को दिखाता है कि सपोज करो कि यहाँ पे कोई एक सोर्स लगा होगा प्लस या माइनस करके, इस सोर्स पे ये सोर्स डिपेंड करेगा। ओके, जैसे यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे V लिखा है, यहाँ पे मान लो V लिखा है, तो यहाँ पे 2V है ना, या 3V, कुछ भी इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है। आगे चल के एक आध क्वेश्चन हम तुम्हें कराएंगे एडवांस लेवल में, जब हम लोग एडवांस लेवल क्वेश्चन करेक्ट करने लगेंगे तब उसमें हम तुम्हें इस तरीके के भी एक आध क्वेश्चन करके दिखाएंगे। ओके, चलो एक दो सैंपल और देख लो, एक दो सैंपल और देख लो। एक सैंपल ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक, ऐसे होता है, ऐसे होता है। आगे चल के जब आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच जब आप सेलेक्ट करोगे तो आगे चल के ये सारे डिवाइसेस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें ये 3 पिन डिवाइस होती है। ये क्या होती है? देखो, 1 पिन, 2 पिन, 3 पिन। इसमें ये वाला बेस होता है, ठीक है ना, ये वाला बेस होता है, ये वाला तुम्हारा इमीटर होता है, और ये होता है कलेक्टर। इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांजिस्टर। इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर। ये 3 टर्मिनल डिवाइस होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर कहीं भी इस तरीके का सिंबल दिखेगा तुम्हें, तो ये जान लेना कि ये किस चीज का सिंबल है, ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है, ठीक है। अब ये तुम्हारे लिए काफी हो गया, बस इतना जाने रहो। उसके बाद अपन जब भी क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग आगे डील कर लेंगे, क्योंकि 10th लेवल पे इतना बहुत है। क्योंकि आगे चल के अभी जब तुम्हें हम बताने लगेंगे ना कि जो है कि कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स, है ना, या इसको इंसुलेटर बोलते हैं, उसके बाद फिर तुम लोगों को बताएंगे कि उसमें एक सेमी कंडक्टर भी होता है। तो सेमी कंडक्टर में ये सारे सिंबल्स का यूज तुम लोगों को देखने को मिलेगा। हम लोग करते हैं ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या हिंदी में उसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल, ठीक। अब देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसे कहते हैं कि द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, the electromotive force EMF is defined as the amount of work done by the seat on a charge carrier to force them to go to the point of higher potential from lower potential, ठीक है। तो सीट, यहाँ पे जो वर्ड सीट यूज किया गया है, इस सीट का मतलब चाहे आप सेल ले लीजिए, चाहे आप डायनामो ले लीजिए, चाहे आप बैटरी ले लीजिए, वो कुछ भी जो बीच में लगा होगा और उसको फोर्स करेगा, ठीक है ना, चार्ज कैरियर को फोर्स करेगा किसी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर जाने के लिए। एक नॉर्मल सी डेफिनेशन हम लोग और यूज कर सकते हैं कि जब बैटरी के टर्मिनल्स से करंट का फ्लो ना हो रहा हो, उस समय पे दोनों टर्मिनल के बीच का जो विद्युत विभव होता है ना, जो विभवांतर होता है, जो डिफरेंस होता है दोनों के पोटेंशियल का, उसको भी हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। ओके, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझना है तो हम लोग, है ना, तो हम लोग एक छोटा सा बनाते हैं फिगर डायग्राम बनाएंगे। जैसे मान लो कि ये कोई आदमी है, ठीक है, सपोज करो कि ये कोई एक अब आदमी बहुत सही हमसे नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी अपन ट्राई करेंगे बनाने की, कि ये मान लो कोई एक आदमी है, इसका ये हाथ है, ठीक, इसका ये एक हाथ है, ठीक, और ये एक बॉल, ये एक इस तरीके का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक बॉल है, ये बॉल है। इस बॉल को, ये बॉल क्या हो रही है कि ये आदमी उठा के नीचे की, यहाँ पे ये बॉल ऐसे जाती हैं, ऐसे आती 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 हैं, ऐसे,
ये समझ लो कि लोअर पॉइंट ये है, ठीक है। लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट पर जाने के लिए, लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट पर जाने के लिए एक फोर्स काम कर रहा है, ठीक है ना। एक व्यक्ति लगा हुआ है जो नीचे के, इसको चार्ज कैरियर्स मान लो कि ये चार्ज कैरियर्स है, ठीक है। ये चार्ज कैरियर्स को उठाकर ये पर्टिकुलर मैन जो है, ये पर्टिकुलर जो मैन है, ये इस चार्ज कैरियर्स को, इन बॉल्स को उठा करके ऊपर डाला है, जिससे कि ये चैन जो है वो बिल्कुल कनेक्टेड फॉर्म में लगी हुई है। तो इस पिक्टोरियल डायग्राम से हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो मैन है यहाँ पे ये एक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का काम कर रहा है। ओके, अब इस मैन को आप चाहे बैटरी समझ लीजिए, चाहे जनरेटर समझ लीजिए, चाहे सेल समझ लीजिए, कोई सा भी इलेक्ट्रिक सोर्स आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ईएमएफ को डिफाइन कर लेते हैं। और अगला छोटा सा टॉपिक हम लोग और कर लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को बाइंड अप करते हैं। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभव एवं विभवांतर। ठीक, इसको समझने के लिए बिल्कुल एकदम काम माइंड से आप समझिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, मानो कि वो पॉइंट ए है या कोई सा भी पॉइंट है, एट अ पॉइंट इन स्पेस इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge, a single unit positive charge from infinite to that point। यानी कि अनंत से किसी भी बिंदु को, अनंत से किसी भी बिंदु को, किसी निश्चित, अनंत से किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है, वही कार्य जो होता है वो कार्य कहलाता है क्या? वो कार्य कहलाता है विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे समझ लो कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ए। तो हम लोग क्या करेंगे कि इनफाइनाइट से किसी भी चार्ज को, इनफाइनाइट से किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पर्टिकुलर पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क डन हम करते हैं, दैट्स पर्टिकुलर वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V इक्वल टू W अपॉन Q। मैथमेटिकल डिफिनीशन अगर आप बनाने की कोशिश करें, द रेशियो ऑफ वर्क डन एंड द चार्ज that is drawn from the infinite to that particular point is known as electric potential। V equal to W upon Q। अगर इसकी यूनिट की अपन बात करेंगे तो W की यूनिट क्या होती है? वर्क डन की यूनिट होती है जूल, वर्क डन की यूनिट होती है जूल। और Q बोले तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। क्या होती है? कूलम्ब। तो इसको हम लोग कह सकते हैं जूल पर कूलम्ब, जूल पर कूलम्ब या जूल बटे कूलम्ब। जूल बटे कूलम्ब को ही अपन क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। तो SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। ओके, अब देखो हम लोग विद्युत विभव की तो अपन बात कर लिए, विद्युत विभव की बात कर लिए, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं, विभवांतर की बात कर लेते हैं। तो यही जो पॉइंट है, यही जो तुम्हारी डिफिनीशन है वो भी तुम्हारे पोटेंशियल डिफरेंस में काम आ जाएगी। अब देखो किसी भी चार्ज को, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया उसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। तो अगर दो बिंदुओं के बीच में, अगर किसी दो बिंदुओं के बीच में पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से बी तक लाने में, पॉइंट बी तक लाने में इसी पॉजिटिव चार्ज को जो वर्क डन किया जाएगा वो वर्क डन क्या कहलाएगा? WAB कहलाएगा। क्या कहलाएगा? WAB। यानी कि वर्क डन जो B से A तक किया गया वही होगा। तो ये होगा VAB अपान Q, यानी कि Q बोले तो इस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू। बस अब ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जब अपन केवल पोटेंशियल की बात करते हैं, केवल विभव की बात करते हैं, तो अपन बात करते हैं इनफाइनाइट से किसी भी पॉजिटिव चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। और जब इसी चीज को जब किसी दो पॉइंट के बीच में जब अपन करते हैं कि किसी एक पॉइंट बी से किसी एक पॉइंट ए तक या किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक, है ना,
किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन किया जाता है, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन? उसे कहते हैं विद्युत विभवांतर, इसीलिए उसको विभवांतर बोलते हैं, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं उसको, पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए बोला गया क्योंकि दिस इज बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द टू पर्टिकुलर पॉइंट्स, है ना। टू पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच की अपन बात कर रहे हैं, उनके बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका भी यूनिट V अपॉन Q ही होगा फाइनली, यानी कि W अपॉन Q ही होगा, यानी कि जूल अपॉन कूलम ही होगा, जूल अपॉन कूलम ही होगा। इसको भी वोल्ट ही बोलेंगे। ओके, तो यहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस तक की बात अपन कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो बात करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे, और इस तरीके से मतलब जब ढेर सारे रजिस्टर्स हमारे पास में किसी भी फॉर्म में लगे हों, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इन सारी बातों के साथ हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि इसका जो है ना, हम लोगों का जो है ना पढ़ने का तरीका होगा कुछ इसी तरीके से होगा कि सबसे पहले अपन सारी थ्योरीज करते चले जाएंगे, उनके फॉर्मूलेज देखते चले जाएंगे, और लास्ट में 10th बोर्ड से लेकर ओलंपियाड लेवल और जे मेन लेवल टच को, है ना, जे मेन लेवल के टच को, है ना, हम लोग टच करेंगे और उस लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, ठीक है ना, और पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ओके।